हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट्स हो और हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग वैदिक काल हम कल पिछले क्लास में देखे थे। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जो आज करंट अफेयर्स की क्लास है उत्तराखंड की वो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आज कोई प्रश्न था नहीं, इसलिए आज करंट अफेयर्स की क्लास उत्तराखंड की नहीं आएगी। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अभी हम ऋग्वैदिक काल इसमें देख रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला प्रश्न देखो, ऋग्वैदिक काल में कुल का मुखिया क्या कहलाता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? कुलप है। अगला प्रश्न है देखो आज का, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विदत। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी मैं फैक्ट कराऊंगा ऋग्वैदिक काल के संबंध में सारे के सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है। अगला देखो तीसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वैद्य के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो वैद्य के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? भिषज। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ऋग्वैदिक काल में दुहिता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुहिता मतलब दूध निकालने वाली या दूध दूहने वाली, तो किसके लिए हुआ है? पुत्री के लिए। ठीक है, और अगला प्रश्न है देखो, ऋग्वैदिक कालीन सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो राजनीतिक संस्था थी वो कौन सी थी? जन। ठीक है, जन क्या था? सबसे बड़ा था। अब हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण फैक्ट देख रहे हैं। कल मैं आपको समझाया हूं, जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले के सारे फैक्ट जो जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, ठीक है, और साथ ही ऋग्वैदिक काल हमने शुरू किया था, वो आप लोग जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आपको काफी सारा रिवीजन, और जो नए बच्चे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये 5 मिनट्स वो रहने वाला है। ठीक है, आपका 3 से 4 महीने में पूरा जीएस इसके माध्यम से मैं कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उससे आगे को। ठीक है, अब है देखो सामाजिक स्थिति, मतलब समाज की स्थिति क्या थी उस काल में। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, अधिकांशतः भारतीय इतिहास में जहां पर भी आप देखते हैं मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज ही पाया जाता है। सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र या फिर जन्ममूलक संगठन होते थे। ठीक है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार, या उसको कुल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुखिया क्या कहलाता था? कुलप। ठीक है, कुलप या फिर कुलपा। ठीक है, कुलप या कुलपा इसका मुखिया कहलाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। आज भी कहीं कहीं पर, आज भी अधिकांशतः देखने को मिलता है। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है आज भी। एक शब्द है जिसमें देखो दादा, नानी, नाती, पोते, इन सभी के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, कौन सा? नृप्त। ठीक है, नृप्त शब्द प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इस काल में वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, मतलब वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में जो पुरुषोक्त है, ठीक है, पुरुषोक्त में 10वें मंडल में पुरुषोक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखो, दास प्रथा का भी प्रचलन था इस काल में। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था भी थी, दास प्रथा भी थी। ठीक है, और जो विवाह है, ठीक है, विवाह विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था, और इसके 2 प्रकार प्रचलित थे। ठीक है, जब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे वहां पर 8 प्रकार का विवाह मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है इसमें केवल 2 प्रकार का विवाह था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। एक अनुलोक विवाह, दूसरा प्रतिलोक विवाह। अनुलोक विवाह क्या था? जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष होता था जो निम्न वर्ण की महिला से शादी करे तो वो अनुलोक विवाह कहलाता। ठीक है, और प्रतिलोक विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष यदि उच्च वर्ण की महिला से शादी करे तो वो प्रतिलोक कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला जो फैक्ट है देखो, भिषज शब्द का प्रयोग वैद्य के लिए किया जाता। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा आगे। ठीक है, और देखो भिषज अश्विन देवता को कहा जाता था। ठीक है, अश्विन देवता को भिषज कहा जाता और इन्हें जड़ी बूटी का देवता माना जाता। तो क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वैदिक काल में किसे जड़ी बूटी का देवता माना जाता था? तो किसको माना जाता था? अश्विन देवता को। ठीक है, अगला देखो, अगला फैक्ट है महिलाओं की स्थिति। यदि आप कहीं पर मेंस में बैठते हैं और वहां पर महिलाओं की स्थिति के संबंध में यदि आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं कुछ, ठीक है, तो देखो प्राचीन भारत में जो मध्यकालीन यानी कि उत्तर वैदिक काल से लेकर, ठीक है, मध्यकाल पूरा अंग्रेजों के समय तक जो महिलाओं की स्थिति थी उससे कहीं अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की थी। ठीक है, देखो क्यों? क्योंकि महिलाएं देखो यज्ञ में भाग लेती थी। ठीक है, सबसे पहला
ये जो आडंबर शुरू हुआ है उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल था वो श्रेष्ठ काल था, ठीक है। पूरे भारत का श्रेष्ठ काल था ऋग्वैदिक काल, वर्तमान से भी ज्यादा श्रेष्ठ था। वर्तमान में भले ही तकनीकी ज्यादा हो, लेकिन अभी आप देखो देखो, बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, उस काल की एक विशेषता है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में देखो ना बाल विवाह प्रचलित था, ना सती प्रथा थी, ना पर्दा प्रथा थी, ठीक है। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता, देखो मतलब पुत्र और पुत्री दोनों समान थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। जबकि वर्तमान समय में भी पुत्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता है, उस काल में प्रचलित था, ठीक है। विधवा विवाह का प्रचलन था, ठीक है, जिसके लिए बाद में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इतने प्रयास किए, ठीक है, इतना प्रयास किया, उसके पश्चात ये कानून पारित हुआ था। ये हमारे भारत में पहले से ही विद्यमान था, ठीक है। ये हमारे भारत में, प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक काल में पहले से ही विद्यमान था। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, ठीक है। अगला देखो, मुख्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये देखो दहेज प्रथा का प्रचलन भी नहीं था, मतलब कितना अच्छा समाज रहा होगा जहां पर कोई भी कुप्रथा नहीं है। किंतु वहतु शब्द का प्रयोग कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था, मतलब कन्या को जो विवाह के समय उपहार दिया जाता था उसको वहतु शब्द से संबोधित किया गया, ठीक है। लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन उस काल में नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे, ठीक है। फिर से एक महत्वपूर्ण पंक्ति, ठीक है, जो कि मध्यकाल तक आते आते, हालांकि उत्तर वैदिक काल में कुछ हद तक महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे शिक्षा के। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा हर काल में महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके पश्चात ही जब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे वहां पर देखना कितना परिवर्तन हो जाता है भारतीय समाज में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल काफी महत्वपूर्ण एक काल है, जो कि बहुत अच्छा काल मैं कहूंगा, ठीक है। वर्तमान से भी बेहतर स्थिति उस समय समाज में थी, ठीक है। देखो ऋग्वेद में ये ध्यान रखना, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्ववारा, इन विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला देखो, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को का क्या कहा जाता था? अमाजु। पहले ये पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न पहले यूकेपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में पुत्री के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? दुहिता। अब है देखो राजनीतिक स्थिति, समाज कैसा था? कबीलाई व्यवस्था पर, मतलब यहाँ पर कबीले, ठीक है, कबीले जिन्हें जन भी कहा जाता है, ठीक है, इनमें विभाजित था समाज। माना ये कोई शासन है, ठीक है, इसके अलग अलग कबीले थे, इस तरह से, ठीक है, अलग अलग कबीले यहाँ पर बटे हुए हैं सभी कबीले, ठीक है। कबीलों में समाज विभक्त था, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे तो इनका कोई भी शासक नहीं था, राजा कोई नहीं था, ठीक है। एक मुखिया, मतलब जिसे राजा कहते थे, कबीला या जन का जो मुखिया होता था उसको राजा ही कहा जाता, ठीक है। लेकिन वो ना वो सेना रखता था, ठीक है, और केवल उसका ये दायित्व था वो बाहरी जो आक्रमण करते हैं उनसे, यानी कि दूसरे जन से, ठीक है, अपने राज्य की रक्षा करे, अपने लोगों की रक्षा करे। लेकिन उसके लिए भी वो लोगों की ही सहायता लेता, परमानेंट सेना कुछ नहीं थी, ठीक है, शासन कुछ नहीं था। उसके पश्चात ही हम देखते हैं जब कोई कबीला, कोई जन, ठीक है, कोई कबीला ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो उसका फिर महाजनपद के रूप में उदय हुआ था, ठीक है। इसी के पश्चात तो शुरू हुआ ना महाजनपद काल। तो यही इसकी एक देखो कड़ी है, जैसे भारत में कैसे विकास हो रहा है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। समाज क्या था? कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। लोग जनों व कबीलों में विभक्त थे, ठीक है। लोग जनों, जन या कबीला एक ही नाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप या गोपा कहा जाता था, ठीक है। राजा को क्या कहा जाता? गोप या फिर गोपा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। अब पंचजन क्यों कहा गया? क्योंकि ये इनके कुल 5 जन थे, ठीक है। इनके 5 जन थे, जिनमें एक अनुजन, द्रुहजन, पुष्जन, तुर्वसजन और यदुजन। ये 5 जन थे आर्यों के, ठीक है। 5 जनों में विभक्त थे, मतलब 5 कबीलों में विभक्त थे। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किसे पंचजन भी कहा गया? तो किसको कहा गया है? आर्यों को, ठीक है। राज्य की मूल इकाई क्या थी? कुल या परिवार, ठीक है। सबसे छोटी इकाई या फिर मूल इकाई क्या थी? कुल या परिवार। इसका मुखिया क्या कहलाता? कुलप या फिर कुलपा, ठीक है। फिर था देखो, कई कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था, मतलब उससे थोड़ी बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? ग्राम, ठीक है, जो कि जिसका मुखिया क्या था? ग्रामणी। फिर ग्रामों को मिलाकर विश यानी कि जनपद, ठीक है, इसका निर्माण होता था, वो क्या कहलाता? उसका मुखिया क्या होता था? विशपति, ठीक है। और विशों को, कई जनपदों को मिलाकर क्या बनता था? जन। जन यानी कि
कबीला, ठीक है, जन यानी कि कबीला। और कई जो इनका मुखिया कौन होता था, जनपति या फिर गोपा यानी कि राजा, ठीक है, जनपति या राजा होता था। तो इस क्रम में देखो, कुल, ग्राम, विष और जन। कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामणी, विष का विषपति और जन का जनपति, ठीक है। तो काफी सही तरीके से मैटर आप लोगों को उपलब्ध मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो, रिवीजन जरूर करें। यदि आप नए सिरे से पढ़ रहे हैं तो नोट अवश्य करें। यदि आपने पहले पढ़ा है तो जो चीजें आपने नहीं पढ़ी उनको नोट जरूर करें, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए रहेगी। देखो, राज्य में जो राजा था यानी कि गोपा था, गोप या गोपा के पश्चात सर्वोच्च स्थान पर कौन था, पुरोहित, ठीक है। पुरोहित काफी पूजनीय स्थान होता था, ठीक है। सर्वोच्च राजा के पश्चात सर्वोच्च पुरोहित ही था। अगला देखो, ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है, जो भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों, ठीक है। ये जन कौन थे, कबीले, ठीक है। ये 10 कबीले थे, 10 जन मतलब कबीले, इनके मध्य हुआ था, ठीक है। जन मतलब व्यक्ति नहीं, जन मतलब यहाँ पर कबीले से मतलब अर्थ है, ठीक है। जो सुदास और 10 कबीलों के मध्य हुआ था। इन 10 कबीलों में देखो 5 कौन थे, आर्य। हमने अभी ऊपर पढ़ा, इनके 5 जन थे, तो 5 कौन हो गए, आर्य। और अनार्य थे 5, ठीक है। 5 आर्य के जन थे और 5 अनार्य जन थे। तो टोटल 10 जन और राजा सुदास के मध्य हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी रहा था, ठीक है। देखो, एक और फैक्ट, शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, लेकिन गणतंत्र भी, ठीक है, गणतंत्र भी मौजूद था। सोचो उस काल में, ठीक है, जिसके लिए इतना संघर्ष बाद में हुआ, गणतंत्र वो पहले ही वहां पर मौजूद था, ठीक है। मतलब शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी वहां पर, कहीं कहीं पर। हालांकि राजतंत्र था लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। कैसे, अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको किस प्रकार से थी, ठीक है। अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति, विदथ और गण, ये 4 संस्थाएं थी, ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी, ठीक है। जो सभा और समिति थी वो राजा को सलाह देती थी। सभा कैसी थी, देखो, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था। लेकिन समिति में कौन थी, समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व मीन्स क्या हो गया, गणतंत्र, ठीक है। जो हम चर्चा कर रहे थे गणतंत्र, यहाँ पर विद्यमान है। देखो, गणतंत्र जिसके लिए अंग्रेज बोलते हैं कि हमने यह किया वो किया, वो हमारे समाज में पहले से विद्यमान है, ठीक है। गणतंत्र था यहाँ पर। देखो, समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहा जाता था। और अगली लाइन, यही राजा की नियुक्ति, उसे नियुक्ति करने और उसे पदच्युत करने तथा उस पर नियंत्रण रखती थी, ठीक है। मतलब राजा की नियुक्ति कौन कर रही है, समिति। और समिति किसका प्रतिनिधित्व करे, देखो, सामान्य जनता का। मतलब राजा की नियुक्ति कौन कर रहा है, सामान्य जनता, ठीक है। यही राजा की नियुक्ति कर रही है, उसको पद से हटाने और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका, समिति का, यानी कि सामान्य जनता का है, ठीक है। और जो भूमि थी, भूमि का स्वामी भी कौन थी, सामान्य जनता थी, ठीक है। राजा के पास कोई भूमि नहीं थी उस काल में, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे पुरानी संस्था जो थी आर्यों की, कौन सी थी, विदथ, ठीक है। अगला देखो, राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेदता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए जो गोप्ता शब्द प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा क्या है, पूरा भेदता, ठीक है। गोप्ता या फिर गोपा, दोनों, ठीक है। अगला देखो, महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विदथ परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण लाइन है। देखो, आज के समाज की तुलना भी यदि आप करते हैं तो आज से भी बेहतर स्थिति में महिलाएं उस काल में थी, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। यदि आप कभी मेंस में बैठते हैं, कहीं पर निबंध आपको महिलाओं से रिलेटेड मिलता है, ठीक है, महिलाओं के विकास से या फिर जो भी, ठीक है, सशक्तिकरण को लेकर या फिर स्थिति को लेकर, तो वहां पर ये जो पंक्तियां मैंने आपको कराई ये काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि प्राचीन भारत में यदि ऋग्वैदिक काल देखते हैं तो वहां पर महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। बाद में जैसे उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया, वहां से महिलाओं की स्थिति में, ठीक है, वहां से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो ये हो गया आज का फैक्ट, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कल हम देखेंगे धार्मिक स्थिति, ठीक है, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। उसके पश्चात हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, अभी तक हम केवल ऋग्वैदिक पढ़ रहे हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कल से 1000 से 600, ठीक है। इसमें देवताओं के संबंध में जो भी तथ्य हैं, उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल के संबंध में सारे फैक्ट हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।